नमस्कार, वेलकम एट इंग्लिश स्टडी। आई एम रेखा गुप्ता। टुडे वी विल रीड अबाउट जॉन ड्राइडेन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टुडे वी विल रीड अबाउट रेस्टोरेशन पीरियड। लेट्स टेक अ लुक ऑन द लिटरेरी ट्रेंड्स ऑफ दिस पीरियड। राइज ऑफ नियो क्लासिसिज्म। इस टाइम पीरियड में नियो क्लासिसिज्म का राइज देखने के लिए मिलेगा। इमिटेशन ऑफ द एशियंट का इमिटेशन, फ्रेंच इन्फ्लुएंस। तो इस टाइम पीरियड में जो भी ऑथर हैं उनके वर्क्स में फ्रेंच का इफेक्ट देखने को मिलेगा। रियलिज्म एंड फॉर्मलिज्म। एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। रेस्टोरेशन पीरियड को एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन के रूप में भी जाना जाता है। द डिक्लाइन ऑफ द लिरिक एंड द राइज ऑफ सेटायर। इस टाइम पीरियड में लिरिक का डिक्लाइन हो जाता है। लिरिक पे ज़्यादा वर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड सेटायर बहुत ज़्यादा पैमाने में इस टाइम पीरियड में नज़र आते हैं और बहुत सारे सेटारिस्ट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे भी। परफेक्शन ऑफ द हीरोइक कपलेट, और साथ ही हीरोइक कपलेट का इस टाइम पीरियड में अच्छे से यूज भी हुआ है और कहीं ना कहीं हीरोइक कपलेट इसी टाइम पीरियड में पॉपुलर हुआ है। तो फर्स्ट राइटर ऑफ टुडेज वीडियो इज जॉन ड्राइडेन, 1631 to 1700। जॉन ड्राइडेन इज द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ द रेस्टोरेशन। जॉन ड्राइडेन जो है रेस्टोरेशन टाइम पीरियड के सबसे महान लिटरेरी फिगर हैं। हिज वर्क्स रिफ्लेक्ट बोथ द गुड एंड द इविल टेंडेंसीज ऑफ द एज। इनके वर्क में इनके टाइम पीरियड के गुड एंड इविल दोनों ही तरीके की चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ही वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ एल्डविंकल, नॉर्थैम्पटनशायर इन 1631। तो इनका जन्म नॉर्थैम्पटनशायर में होता है 1631 में, और विलेज का नाम क्या है? एल्डविंकल। His family was prosperous and brought him up in the strict Puritan faith. इनकी फैमिली जो थी प्रॉस्परस फैमिली थी, रिच फैमिली थी, और वो लोग प्यूरिटन फेथ को फॉलो करने वाले थे। He studied in Westminster School and then to Cambridge. तो इन्होंने अपनी स्टडी वेस्टमिंस्टर स्कूल में स्टार्ट में स्टडी की थी और लेटर ऑन कैम्ब्रिज में स्टडी किया। He was allied to the Puritan party and his only well-known work of this period, the heroic stanza 1659 रिटन ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल। तो लेटर ऑन ये क्या करते हैं, चूँकि ये प्यूरिटन फेथ को बिलोंग करते थे, दैट इज़ वाई ये प्यूरिटन पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, और उस टाइम पीरियड में इन्होंने अपना एक वर्क लिखा है दैट इज़ वेरी पॉपुलर, हीरोइक स्टेंजा रिटन ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल। ये वर्क इनका आता है 1659 में। दिस पोएम मेड ड्राइडेन वेल नोन, और इसी पोएम से ड्राइडेन क्या होते हैं? पॉपुलर हो जाते हैं। At the Revolution of 1688, he refused allegiance to William of Orange. He was deprived of all his offices and pensions, depending only on literature. Actually क्या होता है, रिवोल्यूशन होता है 1688 में, और इनको कहा जाता है विलियम ऑफ ऑरेंज का साइड लेने के लिए, ये मना कर देते हैं। तो इनको जो भी ऑफिशियल राइट्स मिले हुए थे, पेंशन वगैरह जो भी मिलते थे, वो सब कुछ इनसे छीन लिया गया। तो इनको डिपेंड होना पड़ गया अपने लिटरेचर पर, अपने जीवन के गुजारने के लिए, फॉर हिज लाइवलीहुड। सो ही टुक लिटरेचर इन हिज हैंड। ही वॉज डाइड इन 1700, वॉज बरीड नियर चौसर इन वेस्टमिंस्टर एबे। तो इनके डेथ हो जाती 1700 में। यही एक टाइम पीरियड है इंडिया की हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, जब यहाँ पे किंग औरंगजेब का डेथ हो जाता है, मुगल जो किंग थे। चौसर के साथ इनको क्या कर दिया जाता है? बरी कर दिया जाता है। कहाँ पे? वेस्टमिंस्टर एबे में। मीन्स वेस्टमिंस्टर एबे वो प्लेस है जहाँ पे चौसर को बरीड किया गया था, वहीं पे इनको भी कर दिया जाता है। तो ये थोड़ी सी इनकी लाइफ को लेकर इंट्रोडक्शन था। अब थोड़ा इनका लिटरेरी कैरियर देख लेते हैं। हिज एस्ट्रिया रिडक्स 1660, अ वेलकम पोएम टू चार्ल्स सेकेंड एंड हिज पेनेग्रिक to his sacred majesty 1661, more devotional for the king। एस्ट्रिया रिडक्स 1660 में एक इनका वेलकम पोएम था, किसके लिए? चार्ल्स सेकेंड के लिए। एक्चुअली इनके टाइम पीरियड को रेस्टोरेशन टाइम पीरियड कहा जाता है, क्योंकि उसी टाइम में चार्ल्स सेकेंड का रेस्टोरेशन हुआ था 1662 में इंग्लैंड की हिस्ट्री में, तो इसलिए रेस्टोरेशन के पीरियड के नाम से ही जाना जाता है। और उन्हीं के वेलकम में इन्होंने ये पोएम लिखा था एस्ट्रिया रिडक्स करके। इनका एक और पोएम है पेनग्रिक टू हिज सेक्रेट मैजेस्टी, जो कि 1661 में आता है, और इसमें इन्होंने और ज़्यादा डिवोशन दिखाया है किंग चार्ल्स सेकेंड के लिए। हिज नेक्स्ट वर्क इज एनस मिराबिलिस
1667 में ये आता है, अ नरेटिव पोएम डिस्क्राइबिंग द टेरर्स ऑफ द ग्रेट फायर इन लंदन एंड सम इवेंट्स ऑफ वॉर विथ हॉलैंड। इनका जो वर्क है एनस मिराबिल्स, इसमें लंदन में जो ग्रेट फायर ऑकर हुआ था उसी के टेरर को यहाँ पे दिखाया गया है, और साथ ही हॉलैंड के साथ इंग्लैंड का जो युद्ध हुआ था एट दैट टाइम उसको भी इसमें प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। ड्राइडेन टर्न टू द स्टेज एंड अग्रीड टू फर्निश 3 प्लेस ईयरली फॉर द एक्टर्स ऑफ द किंग्स थिएटर। फिर ड्राइडेन क्या हो जाते हैं, स्टेज की तरफ मुड़ जाते हैं, मीन्स वो स्टेज के लिए राइट करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज़ प्लेस। तो किंग्स थिएटर के जो एक्टर्स थे उनके लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि ये ईयरली 3 प्लेस लिखेंगे, और इनका इस तरह से फर्स्ट प्ले आता है ऑल फॉर लव 1678 में, अनदर वर्जन ऑफ एंटनी एंड क्लियोपाट्रा ऑफ शेक्सपियर। जो इनका वर्क है ऑल फॉर लव, इन्होंने कहीं ना कहीं जो शेक्सपियर का एंटनी एंड क्लियोपाट्रा है वहाँ से मैटर जो है वो उठाने की कोशिश की है। थोड़ा सा क्लियोपाट्रा की स्पेलिंग मिस स्पेल्ड हो गया तो उसको क्लियर कर लेंगे। और इन्होंने ऑल फॉर लव को ब्लैंक वर्स में लिखा है। जनरली ड्राइडेन अपने हीरोइक कपलेट के यूज़ के लिए जाने जाते हैं, बट इन्होंने ऑल फॉर लव को ब्लैंक वर्स में लिखा है। ही बिकेम द लिटरेरी डिक्टेटर फॉर दोज हु गैदर्ड इन द टैवर्स एंड कॉफ़ी हाउसेस एज बेन जॉनसन हैड बीन बिफोर हिम। लेटर ऑन इनकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ती जाती है और ये लिटरेरी डिक्टेटर बन जाते हैं। टैवर्स और कॉफ़ी हाउस में जो भी राइटर्स ऑथर्स इकट्ठा होते हैं उनके ऊपर इनका एक तरह से डिक्टेटरशिप रहता है। और इनके पहले ऐसा कौन करता था, बेन जॉनसन। ही बिकेम फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट 1668 एंड कलेक्टर ऑफ द पोर्ट ऑफ लंदन। 1668 में ये फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट बनते हैं, और साथ ही इनको एक पदवी मिलती है कलेक्टर ऑफ द पोर्ट ऑफ लंदन की। इन 1682 appeared his Religio Laici, the second title of Religio Laici is Religion of a Layman, defending the Anglican Church against all the other sects, especially the Catholics and Presbyterians. इनका रिलीजियो लेसी जो है एक रिलीजियस वर्क है जिसका सेकंड टाइटल है रिलीजन ऑफ अ लेमन। तो ये वर्क आता है और ये क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं एंग्लिकन चर्च को। किसके अगेंस्ट, जो दूसरे कैथोलिक्स और प्रेस्बाइटेरियन सेक्ट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके अगेंस्ट। तो लिटरेरी कैरियर में हमने कैसे देखा कि जॉन ड्राइडेन जो हैं कैसे ये अपनी लिटरेरी कैरियर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एस्ट्रिया रिडक्स जो वेलकम पोएम है चार्ल्स सेकंड के लिए लिखते हैं, देन फिर पेनगेरिक टू हिज सेक्रेट मजिस्ट्रेट लिखते हैं उन्हीं के डिवोशन में। नेक्स्ट आता है एनस मिराबिलिस जो कि लंदन की ग्रेट फायर और हॉलैंड के युद्ध को दिखाता है। फिर ये इनका फर्स्ट प्ले आता है ऑल फॉर लव 1678 में जो कि ब्लैंक वर्स में होता है, और ये इसमें ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं एंटोनिया क्लियोपाट्रा को, और फिर पोएट लॉरेट बन जाते हैं 1668 में। देन इनका वर्क आता है रिलीजियो लेसी। When James II came to throne with schemes to establish the Roman faith, Dryden turned Catholic and wrote the Hind and the Panther 1687। जब जेम्स सेकेंड थ्रोन पे आते हैं, राजगद्दी पे बैठते हैं, तो जेम्स सेकेंड जो थे वो रोमन फैथ को बिलोंग करते थे, तो वो कैथोलिक चर्च को फॉलो करते थे। तो ये जो पॉलिटिकल एडवांटेज है इसका फ़ायदा ड्राइडेन ने लिया और वो भी क्या हो गए, कैथोलिक बन गए। और इन्होंने एक पोएम लिखा द हिंड एंड द पैंथर करके 1687 में। एक्चुअली इसमें इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, हैंड इज अ सिंबल फॉर द रोमन चर्च। तो हिंड जो है यहाँ पे हैंड जो है ये रोमन चर्च का क्या है, सिंबल है। एंड द एंग्लिकन्स के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया, पैंथर टर्म यूज़ किया। एंड कैल्विनिस्ट, एनाबैप्टिस्ट, क्वेकर्स वर रिप्रेजेंटेड एज वुल्फ, बोवार, हियर एक्सेट्रा। तो इन्होंने अलग अलग जो रिलीजियस सेक्ट है उसको अलग अलग एनिमल के रूप में रिप्रेजेंट किया है, एक तरह से सिंबॉलिक वर्क है इनका ये। इन दिस वे ड्राइडेन गॉट चांस ऑफ सेटायर, और यहीं से इनका जो सेटारिकल कैरियर है वो भी स्टार्ट होता है क्योंकि इनको एक चांस मिल जाता है सेटायर करने का। एब्सलम एंड अकिटोफेल 1681 अनडाउटेडली द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल सेटायर इन इंग्लिश। तो ये इनका इंग्लिश में मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल सेटायर है एब्सलम एंड अकिटोफेल।
Taking the Bible story of David and Absalom, he uses it to ridicule the weak party. एक्चुअली इस वर्क में जॉन टोराइडे ने क्या किया है, बाइबल की एक स्टोरी उठा लिया है डेविड और एब्सलम की, और उसमें उन्होंने क्या कर दिया, चार्ल्स सेकंड को किंग डेविड बना दिया और उनके जो सन है ड्यूक ऑफ मेनमाउथ को क्या कर दिया, एब्सलम बना दिया, जिसका ऐसा माना जाता है कि रे हाउस जो प्लॉट है उसमें उनका हाथ था। और सेफ बड़ी जो थे उनको एकिटोफेल के रूप में प्रेजेंट किया गया इविल काउंसलर के लिए। साथ ही जो जिमरी बने वो कौन बने, वो ड्यूक ऑफ बकिंगम। तो इस तरह से इन्होंने एक तरह से सेटायर किया है। और किस पर इन्होंने सेटायर किया है, ये एब्सलम एंड एकिटोफेल जो उस टाइम पीरियड की वीक पार्टी थी उस पर इन्होंने सेटायर किया है, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है इस वर्क को इन्होंने। अलेक्जेंडर्स फेस्ट 1697 में ये वर्क आता है, मोस्ट इंड्यूरिंग ओड है, ये इनका बहुत ही फेमस ओड है। द बेस्ट नोन ऑफ हिज क्रिटिसिज्म आर द प्रीफेस टू द फेबल्स ऑफ हीरोइक प्लेस, डिस्कोर्स एंड सेटायर, डिस्कोर्स ऑन सेटायर, एस्से ऑन ड्रामेटिक पोएजी 1668। इनके कुछ क्रिटिसिज्म वाले वर्क्स हैं जिसमें द प्रीफेस टू द फेबल बहुत ही फेमस है, ऑफ हीरोइक प्लेस, डिस्कोर्स ऑन सेटायर, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। तो ये इनके क्रिटिसिज्म वाले वर्क्स हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं। और ये सारे वर्क जो हैं विच अटेम्प्ट टू ले अ फाउंडेशन फॉर ऑल लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। इनके इन वर्क्स ने एक तरह से फाउंडेशन क्या कर दिया, सेटअप कर दिया, किसके लिए, जो आने वाले लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उनके लिए। हिज मेजर वर्क्स आर, तो यहाँ पे लिस्ट इनके वर्क्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते, थोड़ा देखना बहुत ही ज़रूरी है। द इंडियन एम्पायर 1665 की ट्रेजेडी है, एनएस मिराबिल्स जिसके बारे में ऑलरेडी जिक्र हो चुका है 1667 की पोएम है। द इंचेंटेड आइलैंड 1667 की कॉमेडी है, ये एडॉप्टेशन है विथ विलियम डी एनवेंट ऑफ शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। इन्होंने विलियम डी एनवेंट के साथ क्या किया है, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से एडॉप्ट किया है इस वर्क को, द इंचेंटेड आइलैंड को, बिकॉज शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है उसमें भी आइलैंड की स्टोरी है। सेक्रेट लव और द मेडिन क्वीन इनका नेक्स्ट वर्क है, 1667 में आता है। एन एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, इसके बारे में भी जिक्र हो चुका है, इनका ये क्रिटिसिज्म वाला वर्क है, 1668 में आता है। एन इवनिंग्स लव 1668 की कॉमेडी है। टिरैनिक लव 1669 की ट्रेजेडी है। द कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा 1670 में ये वर्क आता है। मैरिज और लव मोड 1672 में आता है। और इनका नेक्स्ट वर्क एक औरंगजेब 1675 में आता है। तो ये कुछ इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं और अभी और भी लिस्ट में हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। ऑल फॉर लव 1678 में आता है। एडिपस 1679 का हीरोइक ड्रामा है, ये भी इनका एडेप्टेशन है। किससे इन्होंने अडॉप्ट किया है, नाथिनल ली की जो सोफिक्लिस एडिपस करके वर्क है उसी से इन्होंने अडॉप्ट किया है। एब्सलम एंड एकिटोफेल, इसके बारे में जिक्र हो ही चुका है, 1681 का वर्क है। द मेडल 1682, मेडल भी इनका पॉलिटिकल सेटायर है एब्सलम एंड एकिटोफेल की तरह, और ये 1682 में आता है, बहुत ही फेमस है ये भी। थ्रेनडिया ऑगस्टलिस करके 1685 में एक वर्क है इनका आता है। अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे 1687 में आता है। एम्फी ट्रॉयन करके 1690 का वर्क है। डॉन सेबेस्टियन 1690 में ये भी है। लव ट्रायम्फेट 1694 में आता है। द वर्क्स ऑफ वर्जिल 1697, तो इन्होंने कुछ ट्रांसलेशन का भी काम किया है, तो उसी से रिलेटेड इनका ये वर्क है। अलेक्जेंडर्स फीस्ट करके इनका जो ओड है वो 1697 में आता है। फेबल्स एशियन एंड मॉडर्न 1700 में आता है, जो कि इनके लाइफ का लास्ट ईयर होता है। ड्राइडन ने 3 चीज़ें इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया है। एक तरह से इनका ये कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, और वो क्या है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हीरोइक कपलेट्स एज द फैशन फॉर सेटायरिक डिडेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव पोएट्री। तो इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया, हीरोइक कपलेट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया, एक तरह से वो फैशन बन गया सेटायरिक डिडेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पोएट्री का। हिज डेवलपमेंट ऑफ अ डायरेक्ट सर्विसेबल प्रोज स्टाइल सच एज वी स्टिल कल्टिवेट, इनका नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो है डेवलपमेंट है किसका, डायरेक्ट सर्विसेबल प्रोज स्टाइल का। हिज डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन हिज एसेज एंड इन हिज न्यूमरस प्रेफेसेस टू हिज पोएम,
और नेक्स्ट इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। किस में इन्होंने प्रेजेंट किया लिटरेरी क्रिटिसिज्म को? इन्होंने डेवलप किया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के आर्ट को अपने एसेज में और बहुत सारे अपने पोएम्स में। अब नेक्स्ट जो राइटर है उनके बारे में देख लेते हैं। सैमुअल बटलर 1612 to 1680। ही वॉज अ रॉयलिस्ट एंड इन हिज पावरफुल सटायर हुडीब्रास 1663 ही हैज सैटिराइज्ड प्यूरिटनिज्म। तो ये भी सटारिस्ट ही सैमुअल बटलर, और इनका एक वर्क है हुडीब्रास जो कि सटारिकल वर्क है 1663 में आता है, जिसमें इन्होंने सटायर किया किसके ऊपर? प्यूरिटन जो लोग हैं उनके ऊपर, प्यूरिटनिज्म पर। ये इनका बलेक्स लॉन्ग और वीटी मॉक इपिक है। इट डिस्क्राइब द एडवेंचर ऑफ फैनेटिकल जस्टिस ऑफ पीस। तो इसमें इन्होंने जो एडवेंचर प्रेजेंट किया है वो किसका प्रेजेंट किया? पीस जो है, फैनेटिकल जस्टिस ऑफ पीस का एडवेंचर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है अपने इस वर्क में, जिसमें सर हुडीब्रास जो हैं वो लीडिंग कैरेक्टर हैं, जो कि ब्लस्टरस, इग्नोरेंट, रिपल्सिव, प्यूरिटन नाइट हैं, और इन साथ ही इनका स्क्वायर राफो भी है। A second and third part continuing the adventures of Hudibras were published in 1664 to 68। तो इसका जो हुडीब्रास इनका वर्क, इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट भी आता है, और ये आता है 1664 में और 1668 में। नेक्स्ट राइटर देखते हैं विलियम कॉन्ग्रेव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्टोरेशन पीरियड के। 1670 to 1729। Supreme master of the comedy of manners, wrote all his comedies before he was 30। तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स के सुप्रीम मास्टर जाने जाते और रियली है भी। इन्होंने जो भी अपने कॉमेडीज हैं वो अपनी लाइफ के 30 ईयर्स तक की लिख लिए थे। कॉन्ग्रेस फर्स्ट प्ले इज ओल्ड बैचलर 1693, अ परफेक्ट पीस ऑफ कॉमिक पोर्ट्रेचर रिमार्केबल फॉर अ यंग मैन ऑफ 23। तो इनका पहला जो प्ले आता है ओल्ड बैचलर करके टाइटल है 1693 में, और इसमें इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है? इनका ये जो वर्क है 23 ईयर के एक यंग मैन की जो है कॉमिक पोर्ट्रेचर को बहुत फाइनली रिप्रेजेंट किया गया है। डबल डीलर इज द नेक्स्ट वर्क 1694, नॉट सक्सेसफुल एज द ओल्ड बैचलर। डबल डीलर इनका ओल्ड बैचलर इतना सक्सेसफुल नहीं रहता है। नेक्स्ट इनका वर्क आता है लव फॉर लव 1695 में, जो कि कंप्लीटली कॉमिक है स्टार्ट टू एंड। इट्स बेस्ट कॉमेडी इज द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 एज अ वर्क ऑफ आर्ट एंड एज अ प्योर कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो इनका जो सबसे बढ़िया कॉमेडी है, बेस्ट कॉमेडी है, वो है द वे ऑफ द वर्ल्ड, जो कि रियली है भी 1700 में आता है। बहुत ही अच्छा वर्क है और इट शुड बी रीड आउट। इसमें इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है? वर्क ऑफ आर्ट, प्योर कॉमेडी प्रेजेंट किया है, कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ द कॉमेडीज इन दिस जेनर। और इस जेनर में बेस्ट कॉमेडीज है ये इनका द वे ऑफ द वर्ल्ड। किस जेनर में? कॉमेडी ऑफ मैनर्स के जेनर में। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाले राइटर कौन है? तो विलियम कॉन्ग्रेव। Thomas Otway is the next author 1652 to 85। He wrote a number of heroic plays. His reputation rests on 2 plays। तो इन्होंने बहुत सारे हीरोइक प्लेस लिखे और इनके रेपुटेशन किस पे बेस्ट है? 2 प्लेस पे, मतलब ये पॉपुलर हैं 2 प्लेस को लिखकर। और वो 2 प्लेस कौन है? द ऑर्फेन 1680 में और वेनिस प्रिजर्व 1682 में। ओटवे स्ट्राइक्स द नोट ऑफ डीप पैथोस विच इज इट्स डिस्टिंग्विशिंग फीचर। इन्होंने क्या किया है? इनका जो इनके वर्क का डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है? वो है डीप पैथोस। इन वेनिस प्रिजर्व ट्रेजेडी इज ऑन अ ग्रैंडर स्केल दैन इन द ऑर्फेन। इनका जो वर्क है वेनिस प्रिजर्व, इसमें ट्रेजेडी को बहुत ही ग्रैंडर स्केल में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इन द कंपेरिजन ऑफ द अदर वर्क द ऑर्फेन। एंड द कैरेक्टर्स आर स्किलफुली हैंडल, और साथ ही कैरेक्टर को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, जिसमें जैफर और पेरे का कैरेक्टर है। Another writer is Nathaniel Lee 1653 to 92। He wrote many tragedies. Prominent are Nero 1674, Sophonisba 1676, The Rival Queen 1677, Mithridates 1678। नाथानिएल जो ली हैं ये ट्रेजेडीज के राइटर हैं और इन्होंने ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी लिखे हैं। नेक्स्ट वन इज निकोलस रो 1674 to 1718। निकोलस रो जो थे वो पोएट लॉरेट थे, 1715 में पोएट लॉरेट बनते। हिज बेस्ट नोन प्लेस आर
Tamerlane 1702, The Fear Penitent 1703, Jane Shore 1714. His tragedies are best extant examples of the sea tragedy which succeeded the heroic tragedy. एक्चुअली इनके ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं और इनके जो ट्रेजिडीज़ हैं वो सी ट्रेजिडी के रूप में काफ़ी एग्जाम्पल है। मतलब किसी ट्रेजिडी के रूप में एग्जाम्पल सेटअप करता है इनकी ट्रेजिडीज़, जो आगे चल के किसको सक्सीड करता है, हीरोइक ट्रेजिडीज़ को। वहीं से हीरोइक ट्रेजिडी का स्टार्ट होता है। टॉमस हॉब्स इज़ द नेक्स्ट ऑथर 1588 to 1679. The one book for which he is famous is Leviathan, or the Matter, Form and Power of a Commonwealth 1651. Partly political and partly philosophical book. इन्होंने सिर्फ एक वर्क लिखा है, दैट इज़ लेवियाथन, जिसका सेकेंड टाइटल है द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ कॉमनवेल्थ। ये वर्क इनका पॉलिटिकल और फिलोसफिकल दोनों ही है और इसी एक वर्क से ये काफ़ी फेमस हो जाते हैं, टॉमस हॉब्स। नेक्स्ट वन इज जॉन लॉक 1632 to 1704, famous for his single philosophical work, The Essay Concerning Human Understanding 1690. This is a study of the human mind and the origin of ideas. तो जॉन लॉक भी एक ही वर्क से फेमस हो जाते हैं। इनका जो फिलोसफिकल वर्क है जिसके लिए फेमस है, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, 1690 में आता है और इसमें स्टडी किया गया ह्यूमन माइंड और ओरिजिन ऑफ आइडियाज़ को। जॉन एवलिन 1620 to 1606। एक्चुअली जॉन एवलिन जो है वो डायरी राइटर के रूप में फेमस है और इन्होंने लिखा है सिल्वा, द फर्स्ट बुक ऑन ट्रीज एंड फॉरेस्ट्री इन इंग्लिश, एंड टेरा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने दो वर्क लिखे हैं, एक है सिल्वा और दूसरा टेरा। सिल्वा जो है वो डिपेंड है किस पर, बेस्ड है ट्रीज और फॉरेस्ट्री, और ट्रीज और फॉरेस्ट्री पे ये पहली बुक है इंग्लिश लैंग्वेज में। टेरा इनका जो शो करता है एग्रीकल्चर की साइंटिफिक स्टडी को, लेकिन ये दोनों ही बुक प्रेजेंट में नहीं है अवेलेबल। इनकी जो डायरी है वो अवेलेबल है। सैमुअल पेपेज नेक्स्ट डायरी राइटर 1633 to 1703, अ क्लर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस, फेमस फॉर डायरी राइटिंग। तो सैमुअल पेपेज जो है वो क्लर्क के रूप में जॉब करते थे गवर्नमेंट ऑफिस में और ये अपनी डायरी राइटिंग के लिए फेमस है, लाइक जॉन एवलिन। His diary covers the year from 1662 to 1669 and gossips about everything from his own position and duty to the scandals of high society. इनकी जो डायरी है वो किस टाइम फ्रेम को कवर करता है, 1660 से 1669 तक, जिसमें ये गॉसिप प्रेजेंट करते हैं हर चीज़ से रिलेटेड। इनके पोजीशन की बात हो, इनकी ड्यूटी की बात हो, इनके ऑफिस की बात हो, और साथ ही इनके जो डे टू डे थिंग से लेकर जो उस समय की हाई सोसाइटी में स्कैंडल्स हुआ करते थे उसके बारे में भी इन्होंने अपनी डायरीज में मेंशन किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।